सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। ये है केदारनाथ वैली। रामबाड़ा से ऊपर पूरी वैली जो गॉर्ज है वो आगे खुलती है और फिर ऊपर जो मेन केदारनाथ पीक है 6125 मीटर, वहाँ तक पूरी वैली के 67 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। एक अलग ही सौंदर्य है इस घाटी का, एक अलग ही जादू है, एक अलग ही आकर्षण है कि दुनिया के कई देशों के जो सैलानी हैं, पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, वो इधर खींचे चले आते हैं। बड़ी लिंचौली, छोटी लिंचौली, ये नए नाम हैं। जब केदारनाथ का पुराना पैदल मार्ग है ये टूट गया था, सामने वाला जो मार्ग है टूटा था। उसके बाद जिस तरफ हम हैं उधर TF चट्टी, छोटी लिंचौली, बड़ी लिंचौली, रुद्र छानी कैंप, रुद्र गदेरा तो पुराना नाम है, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ती है। तो इस पूरी वैली में सामने जो है वो गरुड़ चट्टी दिख रही है। तो यहाँ से तिरछी सलामी चढ़ाई थी, लेकिन नए रास्ते ने हाइट गेन की और अभी हम हैं लगभग 2900 मीटर के आसपास। हमें अभी 600 मीटर और हाइट को गेन करना है। और हाइट जितनी बढ़ती है पहाड़ों में वही मुश्किलें खड़ी करती हैं। ठंड हो, सांस लेने में दिक्कत हो, इसीलिए सर पे टोपी, गर्म जैकेट, इनर, प्रॉपर जूते, हाइकिंग जूते, ये सब ज़रूरी होते हैं। लेकिन ग्रामीण भारत के जो लोग हैं, जेठ की गर्मी इस समय बहुत तेज़ पड़ती है, मई जून की गर्मी, तो उन्हें लगता है कि इतनी गर्मी, कितनी ठंड होगी वहाँ पे। लेकिन यहाँ मौसम जब बदलता है तो अपने साथ पूरा जो एटमॉस्फेयर है उसको बदल के रख देता है। ठंड इतनी ज़्यादा पड़ती है मई जून में भी कि आप यकीन नहीं कर सकते कि माइनस में कई बार टेम्परेचर चला जाता है। तो सफ़र शुरू करते हैं अपने साथी देव प्रकाश अग्रवाल के साथ। थोड़ा बहुत नाश्ता करेंगे और फिर हल्की धीरे धीरे ऊपर भगवान श्री केदारनाथ के द्वार की तरफ बढ़ते रहेंगे। इस यात्रा में हमारे कई मित्र ऐसे हैं जो बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। हरिद्वार से जब मैं चला था तो राय सिंह जी हर तीसरे दिन फ़ोन करते थे, कहाँ पहुँचे हो, यहाँ कब तक आओगे। मतलब जितनी क्यूरियोसिटी, उत्सुकता मेरे को केदारनाथ धाम तक पहुँचने की थी, उससे ज़्यादा शायद इनको यहाँ अपने जो कैंप है छोटी लिंचौली वहाँ तक पहुँचने की थी। इनका सानिध्य रहा, कल इनके साथ लंबी बात हुई और कल 12-1 बजे तक पूरी यात्रा का अनुभव हमसे लेते रहे। तो राय भाई बहुत बहुत बधाई कि आप इतनी बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो मेरा सौभाग्य है कि अभी मैंने भी एक YouTube चैनल शुरू किया है, तो आप ही मेरे आइडल हो और आपको ही देख के मैंने आपको फॉलो करके ही मैं शुरू कर रहा हूँ। और आपका मैं राय भाई ब्लॉग है और आप जब रामबाड़ा से ऊपर चढ़ेंगे तो एक जगह वाईफाई कैंप है, वहाँ पर आप वाईफाई यूज कर सकते हैं। आपको फ्री में गर्म पानी भी मिलेगा। इनकी सोच थोड़ी अलग है क्योंकि यहाँ पर कई बार यात्रियों को, पिछले बार हमने चर्चा की थी कि एक गिलास गर्म पानी के लिए भी वो करीब पहले तो देते नहीं कि गर्म पानी नहीं है, दूसरा अगर कोई मांगता है एक बोतल पानी तो उसका भी 50 रुपये चार्ज कर लेते हैं। तो ये बड़ा अजीब लगा। पानी तो कम से कम निःशुल्क होना चाहिए और गर्म पानी पिलाना तो पुण्य का काम है। यहाँ बाबा केदार कितना पैसा दे रहा है, पूरी केदारनाथ ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के अलग अलग राज्यों से लोग पैसा कमाने के लिए केदारनाथ धाम आ रहे हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कम से कम गर्म पानी उनको बैठने के लिए। बारिश आ रही है तो थोड़ा सा तो ये थोड़ा व्यावहारिक चीज़ें बनानी पड़ेंगी हम सभी को, ताकि यात्रा यहाँ बहुत सारे राय सिंह जैसे बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं राय भाई जो थोड़ा व्यवहार ठीक नहीं है। हाँ सर, यहाँ पे कुछ लोग हैं ऐसे। अब क्या होता है ना सर कि अशिक्षा का प्रभाव है ना, जो अब शिक्षित लोग कम है यहाँ पे, जो अशिक्षित लोग हैं तो वो उनको पता नहीं लगता है। कौन आ रहा है, एक बुजुर्ग महिला आ रही है कर्नाटक से, वही अब लोग राजस्थान से लोग आ रहे हैं, गरीब तबके के, अमीर लोग, कोई साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, अलग अलग तरीके के लोग आ रहे हैं। कोई दुख में है, किसी के हाथ में दर्द है, किसी के पैर में दर्द है, जी। वो थोड़ा बैठ जाएगा, गर्म पानी मिल जाएगा। हाँ, तो कई बार मैंने देखा कि कुछ लोग खाते पीते नहीं है, जब थोड़ी आराम करने के लिए बैठते हैं तो दुकानदार उसमें भी चिढ़ जाते हैं, खाली पीली दुकान घेर ली। हाँ सर, कुछ लोग हैं ऐसे, मगर अभी काफ़ी चेंज हो गए हैं लोग, नए समाज यहाँ पे काम कर रहा है, नए लड़के आए हुए हैं। तो हम लोग भी पहले बाहर जॉब वगैरह करते थे, तो अब आके यहाँ पे हमने बाहर की व्यवस्थाएं देखी, तो तब जाके यहाँ पे अपना थोड़ा सोच चेंज करी। केदारनाथ घाटी में जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं जो इस
केदारनाथ धाम से जुड़े हुए हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि एक तो स्वच्छता बनाए रखें और यात्रियों से मृदु भाषा में बात करें। कई बार लड़ाई का कारण वही तेज आवाज में गुस्से में हो जाता है और यात्री भी थका आ रहा, पता नहीं किस जगह से आ रहा है, उसके दिन में मन में क्या चल रहा है, वो फिर और झगड़ा करता है और उससे व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं। ये पहले भी हमने बात की थी और आगे भी इस पर बात करते रहेंगे। सफाई और स्वच्छता को लेकर आगे और भी चर्चा जारी रहेगी। आ जाओ। दोस्तों ये भोजपत्र का पेड़ है और उसकी पत्तियां हैं। ये पेड़ अभी बहुत छोटा है, मुश्किल से 4-5 साल का होगा और धीरे धीरे ये बड़ा होता जाएगा और फिर इसका जो तना है उसी से ये लेयर निकलती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस तरीके की ये लेयर है। ये जो उसके साथ एक बुरांस का पेड़ भी है। तो केदारनाथ धाम पर जब आप चल रहे हैं तो आप इन बहुमूल्य जो प्रजातियां हैं उच्च हिमालय की, उनको भी देखते रहिए, लुत्फ उठाते रहिए। केदारनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की जो संख्या है धीरे धीरे बढ़ रही है। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं जो श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से पधारे हैं। बाबूजी आपका नाम? हाँ, हमारा रामदेव यादव। यादव जी, हाँ। कितने लोग हैं आप लोग? हमारे ग्रुप में तो हैं जोन है ज़्यादा आदमी है, करीब 60 आदमी। हाँ, हमारे कब से आप लोग तैयारी कर रहे थे? इसी साल या आप कई सालों से सोच रहे थे? नहीं, इसी साल से जो है यही गवा कह रहा, वहाँ चारों धाम, वहाँ जगन्नाथ जी और गया, तो यही दिन से ही है। पैसा कितना लग रहा है, कितना खर्चा हो गया? खर्चा तो बहुत लगा हुआ। तो जुटाए होंगे पैसे धीरे धीरे करके? हाँ, धीरे धीरे जुटाए के भगवान ऊपर वाला जुटाए के भेज दी। अच्छा, रहना कहाँ हो रहा है? पैसा आए, रहना कहाँ हो रहा है? होटलों में? अब होटल जो कहूँ पायन कम पावा गए, कहूँ क्वार्टर लिया गए, कहूँ कुछ, कहूँ मैदान में, अब ऐसे काटा गया। ऐसे ये जो भाषा ये अवधी है, हाँ, ये जो आप बोल रहे हैं लखनऊ के आसपास बोली जाती है? हाँ, तो वो यहाँ पास बोला जाता है, तो वही छतरिया हमारे है। हाँ। वही सब हमारे भाषा वही अवधी है ना? हाँ। तो यादव जी अवधी भाषा बोल रहे हैं। मैं खुद उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में रहा हूँ जहाँ भोजपुरी बोली जाती है, तो मुझे समझ में थोड़ी थोड़ी हाँ, तो वही तो कौन है घोड़े वाला? केदारनाथ धाम में आने से पहले आपको यहाँ का जो वेदर है उसको डिटेल में समझना ज़रूरी है। जब अप्रैल में कपाट खुलते हैं तो उस समय बर्फ़बारी होती ही होती है और ये रूटीन का समय होता है। तो इस साल कपाट अप्रैल के अंतिम हफ्ते में खुले और उसकी वजह से बर्फ़बारी हमेशा हो रही थी हर दिन, लेकिन उसी दौरान 3-4 दिन के अंदर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब आ रहा था, यानी पश्चिमी विक्षोभ, तो उसने बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा कर दी। और पिछले कई सालों के इतिहास में 20-30 सालों पहले ऐसी स्थितियां हुई थी और वो लगातार बनी हुई है। उत्तराखंड में जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो वो कम से कम 10-15 दिन लेता है, लेकिन इस समय मार्च के
15 मार्च के बाद पूरा मार्च का महीना, अप्रैल का महीना और ये मई का महीना चल रहा है। हर 6-7 दिनों के भीतर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है पूरे उत्तराखंड में, जो निचले इलाकों में बारिश कर रहा है और ऊपरी इलाकों में अच्छी बर्फबारी हो रही है। अभी भी केदारनाथ में बर्फबारी हो रही है, निचले इलाकों में बारिश हो रही है। वैसे जब मौसम साफ होता है तो रोज़ केदारनाथ धाम में दोपहर के बाद बारिश होती ही होती है। उसके पीछे लोकल वेदर काम करता है, क्योंकि दिन जब सुबह धूप खिलती है, ग्लेशियर पिघलते हैं और फिर गर्मी होती है और वो उसी इलाके में बरस जाते हैं। ये केवल केदारनाथ धाम में नहीं होता है, बल्कि 3000 मीटर से ऊपर के जितने भी इलाके हैं, चाहे वो गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, बद्रीनाथ धाम हो, हेमकुंड साहिब हो, लगभग सब जगह यही पैटर्न है। तो इसलिए आपको दिल्ली हो या फिर मुंबई हो, कहीं से भी आप चल रहे हों गर्म इलाके से, आपको पहले से ही प्रिपेयर रखना है। सबसे ज़्यादा कमेंट जो आते हैं वो इसी बात को लेकर आते हैं कि वेदर कैसा है। वेदर आज साफ़ होगा तो कल फिर बारिश हो जाएगी, बर्फ़ पड़ जाएगी। इसलिए अपने जो भी सामान हैं, जूते हैं, रेनकोट है, छाता, इस वाले ट्रैक में थोड़ा अवॉइड करके, क्योंकि घोड़े खच्चर चलते रहते हैं, आदमी चलते रहते हैं, तो छाता से दूसरों को आँखों में, सर पे चोट लगने का डर लगा रहता है। आगे और भी इंटरेस्टिंग जानकारियाँ देते रहेंगे। मैं इस समय केदारनाथ गौरीकुंड के बीच लिंचौली के पास स्थित इस जो एवलांच जोन है वहाँ पर खड़ा हूँ, और ये ऊपर से एवलांच से आया एक बर्फ़ का बहुत बड़ा क्षेत्र है, हिमखंड किसको कह सकते हैं। दरअसल हर साल जब ऊपर के इलाकों में बर्फ़ पड़ती है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में, तो वो एवलांच के रूप में, क्योंकि ऊपर ढलान बहुत ज़्यादा है, तो एवलांच के रूप में नीचे आ जाती है और इस तरह ये जो स्लोप है इसमें ठहर जाती है। कई लोग ब्लॉगर्स हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, या फिर आम लोग इसे ग्लेशियर समझते हैं। ये ग्लेशियर नहीं है, ये सिंपल एक बर्फ़ है जो ऊपर से फिसलकर एवलांच के रूप में नीचे आई है। बर्फ़ और इस हिम का जो एवलांच के रूप में आया है उसमें अंतर है। ग्लेशियर का जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, वो इससे काफ़ी ज़्यादा होता है, और अगर ये ग्लेशियर होता तो सालों तक यहाँ होता। ग्लेशियर इस समय जो चोराबाड़ी ग्लेशियर है वो केदारनाथ मंदिर से करीब 4 किलोमीटर पीछे है। उस पर एक डिटेल से स्टोरी और बनाएंगे, लेकिन इस पर चलने में फिसलन होती है, और अगर ये स्लोप में है तो कई बार इसके नीचे ये बीच से अगर लूज है तो इसमें धंसने का भी डर रहता है। तो जो भी यात्री केदारनाथ गौरीकुंड के बीच जो एवलांच जोन है वहाँ पर सफलतापूर्वक, सावधानीपूर्वक उस जगह पर जाएं, अगर वो फ़ोटो खिंचवा रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं। अब ये एवलांच प्रोन एरिया है जहाँ पर ये एवलांच आया हुआ है। इसके आसपास जो भी दुकानें, बसासा, टेंट हैं, ये प्रतिबंधित होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। आगे पीछे बनाया जा सकता है। तारीख जून को यहाँ पे हल्की बारिश शुरू हुई। 2 बजे के बाद इतनी बारिश शुरू होने बैठ गई कि ये लगने बैठ गया कि यहाँ कुछ होने वाला है। फिर 4 बजे से 7 बजे के बीच नदी का पानी बढ़ने लगा। लोग आनन फानन में ऊपर जाने बैठ गए थे यहाँ से। फिर 13 में सुबह में 7 बजे बहुत बारिश आई। मतलब लगता 16 तारीख से तो शाम तक पूरा तबाही का होने बैठ गए थे, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चला। 17 तारीख 7 बजे 15 मिनट में वहाँ से जब सैलाब आया तो लोग चिल्लाने बैठ गए। सारी रामबाड़ा से, यहाँ सामने पे कांचुला बोलते हैं, सोनचट्टी तो मानी घाट से, सब लोग यहाँ पे आश्रम है, वहाँ पे थोड़ा सुरक्षित था, सब लोग वहीं पे रहे। वहाँ पे हमारे पास जो भी साधन थे हमने अपने माध्यम से सब लोगों को खाना, जो सामान बचा हुआ था, आश्रम में महाराज जी है, रामानंद संत आश्रम है, उन लोगों ने भी काफ़ी लोगों को 5-6 हज़ार लोकल लोग हैं, ऐसे 8-10 हज़ार यात्री थे, सभी का वो किया। ठीक 17 तारीख को दिन में धूप आई 2 बजे करीब, जब सड़क मंजर ख़त्म हो गया था तो हेलीकॉप्टर आए। उसमें फर्स्ट NDRF की दिल्ली सेंटर से आई थी। यहाँ की कोई शासन प्रशासन किसी को इस चीज़ का पता नहीं था कि यहाँ पे क्या हुआ।
तो उनके माध्यम से यहाँ पे रेस्क्यू किया गया लोकल आदमी ने। हमने यहाँ पे 16-17 दिन जो भी होता है सारी लोगों की मदद की है। हाँ, जैकेट पहन लेना चाहिए मुझे लगता है। बारिश चालू हो गई ना। हाँ, आपको थोड़ा इस पे काम करना चाहिए जब आप इतने बड़े स्थान में आ रहे मैं हो। आपको बताऊं, मैं हरिद्वार से पैदल आ रहा हूँ। अच्छा, अरे बहुत बड़ी बात। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मैं 10 अप्रैल को चला था हरिद्वार से ब्रह्म कुंड में स्नान करके। अरे वाह। और मैं 23 से 24 अप्रैल को पहुंचा खुमेरा, एक गांव में नीचे। जी जी तो मेरी तबीयत बिगड़ी और इतनी बिगड़ी कि 2 दिन तक मैं वहीं एक गांव में पड़ा रहा। जी। वापस गया देहरादून, ठीक हुआ, फिर 1-2 काम निपटाए, शादी उदी थी परिवार में, दोबारा आया। तो मैं उस समय नहीं पहुंचने वाला था। हाँ। उस समय का शायद बुलावा नहीं था। हाँ। कि बेटा रुक जा, भी कुछ दिन बाद आना। तो अब आया। मुझे बहुत था कि जब जो आप अपनी कहानी बता रही थी, वही जैसे मुझे था कि जब वहाँ पे फ्लड आया था तो मैं नंदी बाबा को स्पर्श नहीं कर पा रही थी, है ना, नहीं कर पाई सुबह। मुझे पता ही नहीं चला नंदी बाबा कहाँ है। तो फिर नंदी बाबा को मैंने जब आके अभी डबल स्पर्श किया तो वो एहसास शब्दों में नहीं बांध सकते। वो आपकी फीलिंग, उनकी कृपा है। हाँ, वो हर इंसान की अलग अलग है। वो मतलब कोई उसका तो शब्द है ही नहीं उसके। आपकी सोच अलग, हर आदमी अपने अपने हिसाब से अपने अपने महादेव। पर उनकी कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। आज मैं तीसरी बार आ रही हूँ, नहीं तो मुझे पैर में बहुत तकलीफ होती है। हाँ, तो ये सब उम्र आपकी 60 से ज्यादा ही होगी। नहीं, मेरी उम्र अभी 60 नहीं है। 59 है मेरी एज। 59 लगभग। हाँ, 60 के आसपास। 60 के आसपास रिटायरमेंट वाला दायरा है। हाँ। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू भैया। आपको देवभूमि से सुखद अनुभूतियों से अब जाएं। थैंक यू भैया। बहुत पड़ी हुई है और कभी सोचा नहीं था कि हरिद्वार से पैदल चलकर पग पग नापते हुए बाबा श्री केदारनाथ भगवान के द्वार पर पहुंचूंगा। संकल्प लिया था पिछले साल, हालांकि पिछले साल ऊखी मठ से पैदल चलकर जो चल विग्रह पंचमुखी डोली है उसके साथ हम केदारनाथ धाम तक पहुंचे। इस बार पूरी 4 धाम यात्रा पैदल करने का संकल्प था और पहला पड़ाव हमने पार कर लिया है, यानी हरिद्वार से श्री केदारनाथ धाम की यात्रा हमारी पूरी हो गई है। अलग अलग अनुभव हैं, खट्टे मीठे, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया और ये ज़िंदगी भर याद रहेगा। कई साथी हमारे जुड़े, साधु महात्माओं के सानिध्य में रहने का मौका मिला, कई नए दोस्त मिले, गाँव से, गदेरों से, पहाड़ों से, जंगलों से यात्रा करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अगर आपके पास समय है और आप 4-5 दिन का भी ट्रैक करना चाहते हैं तो आप गुप्त काशी से या फाटा से या त्रिजुगनारायण से
पैदल चलकर भगवान केदारनाथ के द्वार पर आ सकते हैं। जो चट्टियाँ हुआ करती थी पहले, उनकी क्या परंपरा रही, किस तरीके से वो विकसित हुई, वो आज हमें गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक दिखने को मिलता है। हालांकि स्वरूप बदला, पहले चट्टियों में केवल साधु महात्मा और तीर्थयात्री खुद अपना भोजन बनाते थे। आज जगह जगह रेस्टोरेंट हैं, ढाबा हैं, यात्रियों को खुद बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहले बीमारियां बहुत थी, हैजा, मलेरिया से बहुत सारी मौतें होती थी, संचार की सुविधाएं नहीं थी, बिजली नहीं थी, तब भी यात्रा अनवरत कई सदियों से चली आ रही है। और अब संचार की सुविधाएं बढ़ी हैं, सुविधाएं और भी आगे बढ़ती जा रही हैं, लेकिन यात्रा का भाव आज भी कई ऐसे श्रद्धालु जो हमें मिले वैसा ही है जैसे सालों पहले था। कई लोगों ने हमें कहा कि यात्रा का स्वरूप बदल रहा है, अब तीर्थाटन की जगह अब पर्यटन ले चुका है। वो भी एक अलग पहलू है, उस पर लगातार आगे बात करेंगे। और केदारनाथ धाम से हम आपके लिए एक नई सीरीज शुरू करेंगे यहाँ से, जिसमें यहाँ की कई चुनौतियाँ, समस्याएं और मुद्दे, उन पर बात करेंगे। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए, हमारी सीरीज आगे जारी रहेगी। जय नंदा, जय हिमाल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आओ दक्षिणा देके जाओ।